नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक मुद्दा ऐसा है जो हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर से रिलेटेड है। कई लोगों ने बोला कि सर आप बाहर से पढ़े हैं, मैं खुद फॉरेन से पढ़ा हूँ। तो वो पूछते हैं कि क्या बच्चों को फॉरेन में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। देखिए, मैं तो 20-25 साल पहले पढ़ने गया था, तब माहौल बहुत डिफरेंट था, लेकिन मुझे भी बहुत चीजें वहां पर फेस करनी पड़ी। एक तो वो थोड़ा सा वैसे ही भारतीयों को देखकर थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि यार ये गरीब कंट्री से आए हैं, इनके पास पैसे नहीं है। जो आपकी फैमिली होती है बाहर, वो भी आपको थोड़ा नीचा देखती है आपके लिए। बच्चों को थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। दूसरा, जैसे मैं यूके में पढ़ा हूँ, वहां पे रेसिज्म मुझे फेस करनी पड़ी। यार इंडियंस, इनका दिमाग नहीं है, गरीब कंट्री में, कि वो सारा कुछ हमें फेस करना पड़ा। जब उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी, तब वहां पर मुझे थोड़ा सा जो प्रमोशन भी मिलनी थी तो नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर जो उनके लोकल पॉपुलेशन है उन्हें फेवर किया जाता है। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर अगर मुझे सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के ही रहना है, इससे अच्छा मुझे भारत वापस चला जाना चाहिए। तो मैं वहां से छोड़कर अपना मैंने काम शुरू कर दिया भारत में आकर। बहुत दिक्कतें हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मुद्दा है, क्या हमें अपने बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके लिए संजीव जी, इन्होंने खुद बाहर बहुत कंपनीज में काम किया है, तो आज उनसे बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि मुद्दा क्या है और इसका हल भी हमें सोचना पड़ेगा। संजीव जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, हम जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि भारत से लाखों बच्चे हर साल बाहर पढ़ने जाते हैं। और आप देखिए कि 55 बिलियन डॉलर हर साल बच्चे खर्च कर देते हैं बाहर फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए। 55 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया रफली 5 लाख करोड़ रुपए। क्या सर भारत की जो सरकार है, ये 5 लाख रुपए करोड़ रुपए एक साल में अगर भारत में ही लगा दे, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को खोल दे, ये सारा ब्रेन ड्रेन और मनी ड्रेन जो हो रहा है, ये नहीं बच सकता? सुमित जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना पैसा हिंदुस्तान से बाहर एजुकेशन के नाम पे जा रहा है, जो बच्चे यहाँ पे अपना मतलब अपने पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ टाइम की जो सेविंग्स है वो लगा देते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। बैंक से लोन ले रहे हैं, अपने जेवरात बेच रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं, सिर्फ उनको बाहर पढ़ने के लिए। एक तो सोसाइटल प्रेशर भी है कि पड़ोस का बच्चा बाहर पढ़ने गया तो मेरा बच्चा बाहर पढ़ने क्यों नहीं गया। एक दूसरी तो बच्चे की जिदबाजी भी है कि मुझे बाहर ही जाके पढ़ना है, चाहे वो उस लायक है या नहीं है वो बात अलग है। तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप की बंदिश से भी दूर जाना चाहता है, और अपनी लाइफ को उसको 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 जो एक माहौल दिखाया जाता है कि बाहर की कंट्री में खुला आसमान है, खुला घूमना फिरना है, मतलब जिंदगी में ऐश और आराम ज्यादा है, इंडिया से बेटर जगह है, साफ सफाई है। तो वो उसी चकाचौंध को देखते हुए वो बाहर पढ़ने जा रहा है, मतलब उसको चूज करता है बाहर पढ़ने के लिए। अगर चकाचौंध की दुनिया में ही जाना है तो उसको वो किसी एक्टर बन जाता, मॉडल बन जाता, कुछ और बन जाता, जिसमें उसकी चकाचौंध की उसकी जो जरूरत थी वो उसकी पूरी हो जाती। पढ़ाई लिखाई तो एक सीरियस बिजनेस है सुमित जी। इंसान अपनी अपने अपना अपने को पढ़ाता लिखाता इसलिए कि उसकी कैरियर संवरे, उसकी वजह से उसको अच्छी नौकरियां मिले, वो अच्छा बिजनेस कर सके, उसकी जो सोच समझ है वो ब्रॉडन हो सके, वो कुछ बड़ा काम करने के योग्य बन सके सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को कुछ वापस देने की हिम्मत रख सके। तो मगर ये तो मस्ती के मूड में जाते हैं, चकाचौंध को एंजॉय करने जाते हैं। तो इनका जो मकसद बाहर जाने का, अधिकतर स्टूडेंट्स का, मैं ये नहीं कहता सभी स्टूडेंट्स का सेम मकसद रहता है, मगर अधिकतर स्टूडेंट्स का मकसद जो है वो सच में पढ़ाई करने बाहर जाना नहीं है, सिर्फ एक सोसाइटल प्रेशर को दिखाने के लिए। हाँ जी, हमारा बच्चा भी बाहर पढ़ता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। सर, अगर मस्ती करने जाना है तो राहुल गांधी से सीख लो, वो भाई बैंकॉक चले जाओ, मस्ती करो, वापस आ जाओ। आपको जो है कुछ ना कुछ तो, हमारे इतने बड़ा लीडर है, 99 सीटें जीता है, कुछ तो सीखना चाहिए। लेकिन सर, मैंने जैसे चाइना है, चाइना के अंदर यहाँ पर जिस सिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर 20 से 25 हजार मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। जब मैंने उनसे बात करता हूँ कि भाई आप भारत में छोड़कर यहाँ पे आ गए हैं, आपकी तो डिग्री जो है चाइना की वो वैलिड भी नहीं है भारत में जाकर, तो आप क्यों पढ़ने आए हैं? तो उनका कहना था कि सर, एक तो भारत में एडमिशन नहीं मिलता, और ऊपर से जो मेडिकल का खर्चा है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए आता है। 5 साल की जो फीस है, रहने सहने का जो खर्चा है, बाकी जो सारा कुछ है, वो बहुत महंगा है वहां पर कोर्सेस। चाइना में 5 साल का खर्चा आता है 20 से 25 लाख रुपए, रहना सहना और सारा कुछ इंक्लूड कर कर उनका 20-25 हजार में काम, 25 लाख में काम हो जाता है। यानी कि 25% में वो डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर का ठप्पा लग जाता है कि दे आर डॉक्टर्स। सर, क्या जो भारत के अंदर
जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसे सस्ता नहीं करना चाहिए। ये तो रेट लेते हैं अमेरिका का, और पढ़ाई कैसी होती है भारत में आपने देख लिया। नीट के जो एग्जाम हुए थे उसमें नीट पी लिया और घूमते हुए फिर रहे हैं। आज की डेट में पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना मुश्किल हुआ पड़ा है। और जो अपोजिशन है वो भी चाहती है कि नीट के एग्जामिनेशन ना किए जाएं, क्योंकि सारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस के हाथ में है। क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी थोड़ा सा संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि यार फीसिस अगर आप इतनी हाई रखेंगे बच्चे बाहर ही जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जो यूरोप में जाते हैं या अमेरिका कनाडा जाते हैं वो बड़े फ्री में पढ़ते हैं, वहां पर भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बट भारत के अंदर भी एजुकेशन इज नॉट वेरी चीप। सुमित जी देखिए, फीस स्ट्रक्चर किसी भी कॉलेज का जो डिसीजन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय होता है। ज्यादातर फीस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा लेते हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या सेंट्रल एडेड यूनिवर्सिटी जो होती है वो उनकी फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा होते नहीं, मगर क्योंकि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में और सेंट्रल एडेड यूनिवर्सिटीज में नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, इसलिए मजबूरी में मतलब आपका लगभग 70% स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको प्राइवेट कॉलेज की तरफ ही अपना रुख करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। अब वो जो 70% स्टूडेंट है उसके लिए भी वो पढ़ाई फिर सस्ती नहीं रह जाती। अब मैं 2014 से पहले का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो मेडिकल सीट जितनी भी अवेलेबल थी प्राइवेट कॉलेज में, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक की थी, इतनी हाँ मतलब इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। मगर मोदी जी जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके आने के बाद कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। कई सारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए काफी पैसा दिया गया। आज की डेट में पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सीट्स हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में, मगर शायद अभी भी कम है। इनको कम से कम 10 गुना करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि सीट्स जब ज्यादा हो जाएंगी मार्केट में अवेलेबल, उसकी कॉस्ट भी नीचे करना ही पड़ेगा उन सीट्स को भरने के लिए। तो उतने स्टूडेंट्स भी इंडिया से बाहर भी जाएंगे, उतनी डिमांड एंड सप्लाई का एक जो खिंचाव है वो खत्म हो जाएगा। तो वो सीट्स पे रीजनेबल प्राइस पे ही मार्केट में दी जाएंगी, उसको सेल करी जाएंगी। सेल मैं लफ्ज गलत बोलना चाहता हूँ एजुकेशन के साथ में, मगर एक चीज को समझाने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मैं कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से होती है। अब आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स में इतना पैसा क्यों नहीं खर्च होता कि इंजीनियरिंग कॉलेज की इतनी सारी सीट्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर कि उतना शायद स्टूडेंट नहीं मिल पाता उनको इंजीनियरिंग करने के लिए, तो इसलिए उसकी सीट्स की उसकी कीमत कम है। मैं एग्री करता हूँ सेम चीज अगर मेडिकल के अंदर भी, हाँ डिमांड सेम चीज अगर मेडिकल के अंदर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए, वो 3 नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, तो इंडिया के अंदर भी उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी मेडिकल स्टूडेंट के पढ़ने के खर्चे की। तो ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर ही बेस्ड है सारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपके साथ। भाई कॉर्पोरेट में हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, तो एजुकेशन के अंदर भी डिमांड एंड सप्लाई का ही एक मैटर रहता है। लेकिन सर जैसे मैं बाहर पढ़ा हूं, मैंने देखा कि जो मेरे साथ और बच्चे पढ़ने आए थे, कई बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट टीम के जो बंदे हैं वहां के मेंबर्स भी थे, वो जो मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स थे, सर दे वर ऑलवेज इन ड्रग्स। वो वहां पर ड्रग्स लेते हैं कि जैसे आपने बोला कि मस्ती करने जाते हैं, वहां पे लड़कियों को छेड़ते रहेंगे, लड़कियों को फॉलो करते रहेंगे, और सिर्फ एग्जाम देते थे, वो भी वहां पे भी चीटिंग करके वो पास हो जाते थे। अगर सर ये कुछ ही करना है तो बाहर जाके पढ़ने की जरूरत क्या है? वहां पे ड्रग्स ही लेनी है, कुछ भी करनी है, और वहां पे कितना नुकसान होता है पेरेंट्स के पैसों का भी और बच्चों की भी लाइफ जो है वो खराब होती है। सुमित जी, आपको मैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं मैं कि देखिए पिछले 5 साल के अंदर लगभग 633 डेथ्स हुई हैं फॉरेन कंट्रीज में, जहां पे इंडिया से विद्यार्थी गया हुआ पढ़ने के लिए। और उसमें उसका 633 का समझिए लगभग मोटा मोटा 200 बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग अब्यूज से मरे हैं। लगभग 30% बच्चा जो है वो ड्रग अब्यूज से उनकी डेथ हुई है। मतलब दैट मीन्स उन्होंने ड्रग्स को का सेवन करा है, उनको आदत लगी, लत लगी है, और कहीं ना कहीं वो ड्रग्स को लेते लेते या तो उसको ओवरडोज में खत्म हो गए, या ड्रग वॉर्स के अंदर जो ड्रग मनी के अंदर लेते हैं उनके साथ वायलेंट डेथ्स हो गई या कुछ हो गया, उनकी हेल्थ खराब होगी, कुछ होगी, उस वजह से डेथ्स हो गई है। तो मेनली उनको ड्रग्स डेथ के अंदर ही काउंट करा जाता है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लगभग 30% स्टूडेंट जो इंडिया से बाहर जा रहा है उनकी डेथ्स ड्रग्स के सेवन की वजह से होती है। तो क्या अपने माँ बाप को इस चीज का आंकलन नहीं लेना चाहिए कि उनको बच्चों को समझा के नहीं भेजना चाहिए कि उनको किस वजह से बच्चे को बाहर भेज रहे हो? क्या ये करने के लिए भेज रहे हो बाहर वहां पे? बिल्कुल सही है। लेकिन सर क्या होता है कि बच्चा पेरेंट्स की आंखों से दूर होता है, पहली बार जो है वो अपने घर से बाहर निकला होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दे हैव नेवर ट्रेवल्ड एनीवेयर, वो सीधे चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वहां पर वो गुम जाते हैं एक तरह से, बिकॉज यंग एज है, दे गेट जैसे भड़क जाते हैं।
और यहाँ पे तो सर 50-50 साल के जो लड़के हैं वो भड़के हुए हैं, अभी भी बैंकॉक जाना रुकता नहीं है उनका। तो बाकियों की क्या बात करनी है। लेकिन सर मैंने एक और चीज देखी है कि वहां पे जैसे रेसिज्म है, मुझे भी वहां पर रेसिज्म को फेस करना पड़ा। जो वहां पे मुसलमान है, जैसे पाकिस्तान से आते हैं और है, उनके अंदर हमेशा ही एक सुप्रीमेसी रहती है, और वो हिंदुओं को हमेशा ही वहां पे गाली गलौज भी करेंगे। तो सब कुछ वहां पे फेस करना पड़ा, वहां के गोरों से भी और मुसलमानों से भी। आपको नहीं लगता कि जो ये इंटर जो फेथ है, जिसको बोलते हैं रिलीजन बेस्ड, भी कई चीजें हैं, जैसे आजकल तो रेडिकलाइज हो गया है पूरा ही दुनिया। कनाडा चलिए, ये तो खालिस्तानी वहां पर हावी हैं। अमेरिका यूके चलिए, ये तो मुसलमान हावी हैं। कहीं भी हिंदू आपको हावी होता हुआ दिखाई नहीं देता। सिर्फ वो कंपनीज का सीईओ बनता है, इतना फोकस होता है। बाकी जो वहां पे जो हमें फेस करना पड़ता है, उसका भी तो एक असर है हमारे बच्चों के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी असर होता है सारी चीजों का। सुमित जी, जब इंटरकास्ट राइवलरी होती है, दो अलग अलग समुदाय के अंदर आपस में झड़प होती है, अपने जिंदगी जीने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, वो जब एक दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, दादागिरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो राइवलरी है ना, वो जो आपस में छेड़खानी है ना, वो कई बार सीरियस मोड ले जाती है। वो सीरियस मोड इस तरीके से ले जाती है कि भी अगर मुस्लिम समुदाय का इंसान है, वो कहेगा जी आपको मेरी मेरी तरीके से मानना चाहिए, आपको शरिया मानना चाहिए, आपको मेरी तरीके से खाना पीना करना चाहिए। तो ये जो हिंदू समुदाय का वो बोलेगा मैं आपके तरीके से क्यों, जो मैं अपने तरीके से जिंदगी अपनी खुद जीऊंगा। तो वो आपस में कहीं ना कहीं खींचातानी आ जाती है कि उनके उनके वो कुरान को लेके, भगवानों को लेके। तो कई सारी तरीके से, अच्छा वो कौम उस टाइप की है, मुस्लिम मुस्लिम कौम की, वो थोड़े कट्टर ज्यादा रहते हैं। वो अपने अपने भावनाओं को, अपने तौर तरीकों को थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ये झगड़े भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। और इसमें भी सुमीत जी बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हुए हैं कि जो रेसिज्म है, इंटरकास्ट रेवलरी है, इसमें भी लगभग लगभग जो 633 डेथ्स हुई हैं पिछले 5 साल में, उसमें जो 15% बच्चे ऐसे हैं जो इस लड़ाई झगड़े की वजह से, रेसिज्म की वजह से, इंटरकास्ट रेवलरी की वजह से जिनकी डेथ हुई। लगभग 100 बच्चे 633 में ऐसे हैं जो इस वजह से उनकी डेथ हुई है उन कंट्रीज में जाके। सर ये नंबर्स छोटे नहीं हैं। और ये जैसे इंटरकास्ट जो होती है, या इंटरकास्ट के लिए, या रिलीजन की जो राइवलरी है, वो बढ़ती जा रही है। और हमें भी जो है बच्चों को सोचना चाहिए कि ये बाहर जाकर हमें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, या अपनी तैयारी करके जाए। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने जाना भी है एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो तैयारी करके जाइए। उसके बिना अगर आप ऐसे ही जाएंगे तो वही होगा जो बाकी बच्चों के साथ हुआ है आज तक। सर एक और भी चीज है जो मैं देखता हूँ कि जो वहां पर जैसे इंडिया में गाड़ी चलाते हैं, वैसे ही बाहर जाके भी लोग बाहर जाके गाड़ी चलानी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर चाइना में भी देखा है, एक दो लोगों को वैसे तो यहाँ पर जो लाइसेंस मिल लेना है बहुत ही मुश्किल है। बड़ा रेयर होगा कि आपको कोई फॉरेनर यहाँ पर गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देगा चाइना के अंदर। वैसे ही चीज फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी है। लेकिन जो बच्चे हैं वो इंडियन जो लाइसेंस होता है उसी को 6 महीने तक यूज कर सकते हैं, और वहां पर वो गाड़ी चला सकते हैं। तो वहां जाते हैं तो एक इम्प्रेस करने के लिए दोनों को लोगों को वो वहां पर गाड़ियां ले लेते हैं। वहां पर मैंने देखा है कि कई लोगों के वहां पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। क्या पेरेंट्स को पहले समझाकर नहीं भेजना चाहिए कि भाई ये भी एक डेंजरस चीज है आपके लिए? इंडिया में ड्राइविंग करना और बाहर की कंट्रीज में ड्राइविंग करना जमीन आसमान का फर्क सुमित जी, फास्ट एंड फ्यूरियस पिक्चर देखने में तो बहुत बढ़िया लगती है, उसमें सब चीज फास्ट होती है, गाड़ियां भी बहुत तेजी से चलती है, मगर उसको रियल जिंदगी में अपनाना एक बेवकूफी से भरा काम ही होता है। वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि इतनी तेजी से अगर सड़कों पर आप गाड़ियां चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होंगे होंगे। फिर वहां पे ट्रैफिक रूल्स पहले से ही बहुत सख्त है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर सपोज कीजिए आप किसी शहर के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, तो शहर के अंदर जैसे ही आप नजदीक पहुंचते हैं शहर के, तो आपकी स्पीड लिमिट आपको कम करनी पड़ती है। आपको दाएं बाएं आपको ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए बोर्ड, जो बिल बोर्ड लगे होते हैं सड़क के किनारे, उनको बारी बारी देखना पड़ता है कि किस जगह पे कौन सी स्पीड लिमिट है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको पेडिस्ट्रियन को पास करने की इजाजत देनी है, कहाँ पे सामने वाली गाड़ी को पास करने की इजाजत देनी है। तो एक रूल वहां पे है जिसको फॉलो पूरी तरीके से करना पड़ता है। कहीं पे भी उस रूल में थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है तो वो एक्सीडेंट वहां फेटल हो जाता है फिर वहां पे। तो वहां पे फिर वो चीज बहुत घातक रूप ले लेती है। तो लगभग आप समझिए कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जैसे आपका इंटरकास्ट राइवलरी में भी लगभग 15% 100 बच्चे मारे गए पिछले 5 साल में, वैसे ही रोड एक्सीडेंट में, रोड रेज में गलत तरीके से ड्राइविंग करने की वजह से लगभग लगभग 15% बच्चे उस वजह से भी वहां पे मारे गए हैं। लगभग 100 बच्चे, 633 में से 100 बच्चे इस वजह से भी मारे गए वहां पे। सर नंबर्स छोटे नहीं हैं। आप सोच के देखिए उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने सारी लाइफ की सेविंग्स लगा दी
कई बार तो उन्होंने अपने घर को गिरवी भी रख दिया, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए, और उसके बाद उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। ये तो नंबर्स वो हैं जो कि बहुत कम हैं, इससे ज़्यादा नंबर्स हैं जो कुछ वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन नंबर्स में कई बार पूरी तरह से आता नहीं है। सर जैसे मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, तो पहले हफ्ते जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा मन ही नहीं लगा वहाँ पर कि उस कंट्री में मैं रह जाऊँ। और मेरा मन था कि मैं वहाँ से भागकर वापस चले जाऊँ अपने कंट्री के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जेल आउट करना, मिक्स अप करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे चलो रिलेटिव्स थे, मेरी पूरी फैमिली यूके में रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा फिर भी आसान हो गया। दे हेल्प मी आउट थ्रू दैट साइकोलॉजिकल टाइम। और कई बार मेडिकल प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई वहाँ पे ठंड है, कभी गर्मी हो गया, एंड हम इतने ध्यान नहीं देते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, तो मेडिकल और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो वहां से छोड़कर वापस आ गए। सर आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पहले से पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी तैयारी करके जाना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स की यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेरे को गलती लगती है, जो भूल लगती है, वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते हैं कि उस देश में जाके आपको धूल के रोड सामने वहां पे सब कुछ आसान हो जाना है। ऐसा नहीं होता। देखिए, इंडिया के अंदर भी अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, दो पैसा कमाने हैं, आपको उसके बराबर की मेहनत करोगे तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे, कमाओगे और या अपनी जिंदगी को एंजॉय करोगे। सेम चीज उस देश में भी है। उस देश के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पे भी इंसान को तो मेहनत करनी पड़ती है ना, किसी भी चीज को पाने के लिए। तो ये लोग ये सोच के जाते हैं कि वहां पे तो शायद जैसा कुछ करना ही नहीं, सिर्फ जिंदगी इंजॉय करनी पड़ेगी, बाकी तो कुछ करना नहीं, माँ बाप पैसा दे ही रहे हैं, बाकी हम अपनी जिंदगी को इंजॉय कर लेंगे। मगर वो अब देखिए वहां पे हेल्थ 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 इंश्योरेंस कितनी महंगी है सुमित जी। किसी भी डॉक्टर के पास यस। जाना है इलाज के लिए कितना महंगा पड़ता है। कई बार बच्चे बीमार होते हैं तो वो अपने आप को नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं जी मैं ये ठीक हो जाएगी, या कुछ उल्टी सीधी दवा ले ली या किसी के कहने पे कुछ कर लिया। तो वो कई बार वो जो नजरअंदाज करते हैं वो बहुत भारी पड़ता है। और लगभग समझिए कि 10% बच्चों की डेथ सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से, जो कि बहुत लेट बाद में आइडेंटिफाई हुए कि उनको वाकई क्या सीरियस कोई प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। तो 10% कोई कम आंकड़ा नहीं है बच्चों का जिनकी मेडिकल इश्यूज की वजह से डेथ हुई है वहां पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाले नंबर्स हैं। अभी जैसे कई इंटरनेशनल इश्यूज भी होते हैं। जैसे खालिस्तानी का वहाँ पे कनाडा में पूरा दबदबा है आज की डेट में। हिंदुओं का वहाँ पे जाना मुश्किल हो गया है, रहना मुश्किल हो गया है। वहाँ पे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ से चले जाइए। यूके में बोलना शुरू कर दिया, यहाँ से चले जाइए। बांग्लादेश में हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते थे, उनको सबको वापस आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे दंगे शुरू हो गए हैं। फॉर वट एवर रीजंस, हमें मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता कि जो ये सारी डेथ्स हो रही हैं कंट्री बाय कंट्री, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पेरेंट्स को पहले देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर उनके बच्चे सेफ हैं? सिर्फ ये नहीं कि बाहर भेड़ चाल है कि कोई बाकियों के बच्चे जा रहे हैं तो मेरे बच्चे भी वहां जाने चाहिए। क्या पेरेंट्स को इन सारी चीजों के ऊपर जिसको बोलते हैं कि दे शुडंट सी दिस थिंग्स? सुमित जी, मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स इन आंकड़ों को देखते भी हैं। ये तो आज आप और मैं इसको डिस्कस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसको लोग सराहेंगे भी, इसको बढ़ चढ़ के देखेंगे भी और एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे, पता कि उनको बताने के लिए दूसरों को भी कि सब कुछ मतलब पहले से कुछ जानकारी निकाल के जाना ज्यादा अक्लमंदी का काम है कि कौन सी कंट्री ज्यादा सेफ है, कौन सी कंट्री कम सेफ है। अब मैं आपके साथ कुछ आंकड़े और शेयर करना चाहूंगा सुमित जी, जो कि बहुत चौंकाने वाले आंकड़े रहेंगे आपके लिए। और लगभग देखिए, लगभग 36 से 37% जो डेथ हुई है, 633 डेथ में पिछले 5 साल में, वो कनाडा के अंदर हुई है। लगभग 37% का मतलब हो गया लगभग लगभग 230 बच्चा जो है वो कनाडा में डेथ हुई है उसकी, किसी भी वजह से हुई हो। मगर जो सबसे ज्यादा आंकड़े जो सामने आते हैं वो कनाडा में डेथ के आते हैं। अब देखिए, कनाडा में लोग भर भर के तो जा रहे हैं यहाँ से कनाडा में पढ़ने के लिए, मगर वहां का जो लिविंग एनवायरनमेंट है आज की डेट में बहुत अजीब सा हो गया है। शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं उतने बच्चों को रखने के लिए। हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी है नहीं। वो एक मतलब छोटे छोटे रूम्स के अंदर कई कई बच्चे इकट्ठे मिलकर रहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो उनकी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ होता है वहां पे। तो यहाँ से तो एजेंट बड़े बड़े ख्वाब दिखा के वहां पे भेज देता है, बट वहां जब जिंदगी की रियलिटी सामने आती है तो वो हकीकत बहुत कड़वी है। वो वहां पे लोगों का इतना इतना मुश्किल हो जाता है वहां पे उस कंट्री के अंदर जीना। फिर हॉस्टाइल वेदर भी है वहां पे, साल में 6 से 7 महीने ऐसी कड़क की सर्दी पड़ती है कि कोई आम इंसान वहां की सर्दी को उसको सहना ही मुश्किल हो जाता है। अगर उसके पास प्रॉपर हीटिंग सिस्टम ना हो, प्रॉपर उसके पास कपड़े ना हो, प्रॉपर मेडिसिन ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कनाडा इसके मामले में आज की डेट में सबसे नीचे आ गया ग्राफ के मामले में कि सारी फैसिलिटीज को देने में कनाडा के आंकड़े बहुत दिन पर दिन खराब होते चले आ रहे हैं। इसी वजह से वहां पे मैक्सिमम डेथ्स भी है।
सर कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी कंट्री ले लीजिए, कहीं भी आंकड़े कम नहीं है। मैं देख रहा था कि ये जो है, इवन इवन कि यूक्रेन के अंदर, बिकॉज युद्ध चल रहा है वहां पर, पहले कोई भी कभी भी वहां पर डेथ्स नहीं होती थी, लेकिन अभी वहां पर भी बहुत बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बच्चे बाहर जाएं, पहले मेंटली उनको प्रिपेयर करें कि भाई वहां पे कौन कौन सी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, वहां पर आपको कैसे अपनी लाइफ को चलाना है, कैसे अपने खर्चे पूरे करने हैं, और कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, कैसे ये एक्सीडेंट से बचना है, ड्रग से बचना है। और ये जो मस्ती करते हैं वहां पर, ये मस्ती से बचकर सिर्फ ये 1-2 साल के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी पढ़ाइयों के ऊपर। एक बार आपने वो कर लिया, जैसे हमने, मेरी तो जो फैमिली थी वहां पर, जो मेरे रिलेटिव्स थे, मुझे कहते थे मैड बॉय, क्योंकि मैं 20-20 22-22 घंटे मैं पढ़ता था सिर्फ सैटरडे संडे को। मैं सोने जाता था, बाकी सारा हफ्ता मेरा कैसे चलता था मैं जानता हूँ। और उसका रिजल्ट है कि आज जिस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, वो उस वक्त की मेहनत थी जिसके कारण हम आज तक यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर पेरेंट्स पहले से मेंटली प्रिपेयर करके भेजेंगे, तो शायद जो उनका भविष्य है वो भी उज्जवल बन सकता है, जिसके लिए वो फॉरेन कंट्रीज में गए थे। सर ये बहुत ही टची मोमेंट था, ये टची एक वीडियो था जो बनाना जरूरी था। और जब हमने ये आंकड़े देखे जो आपने सारा अभी शेयर किया है, मेरे पास वो सारा फ्लैशबैक हो गया था, जब मैं भी पढ़ने गया था। और जब मैं यहाँ पे बच्चों को देखता हूँ, उतरे हुए चेहरे होते हैं उनके, उनका दे मिस देयर फूड। यहाँ पर वेजिटेरियन फूड मिलता नहीं है। मोस्ट बच्चे जो आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं वेजिटेरियन बैकग्राउंड से। अब उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर मीट खाना पड़ता है, क्योंकि वेजिटेरियन मिलता नहीं है, खुद बना नहीं सकते, टाइम होता नहीं है। तो मैं कई बार उनको अपने घर में इन्वाइट करता हूँ यहाँ पर, दैट यू कम ओवर। मेरे बिल्कुल पास में, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर इंडियन बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं और हॉस्टल में रहते हैं। एंड दे हैव कम टू माय होम मेनी मेनी टाइम्स फॉर फूड। बट मैं सिर्फ इसलिए उनको इनवाइट करता हूं बिकॉज आई रिमेंबर माई टाइम व्हेन आई वाज लिविंग ओवरसीज। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर पेरेंट्स को थोड़ा सा, मुझे लगता है, प्रिपेयर करना चाहिए अपने बच्चों को फॉर एवरी इवेंचुअलिटी, सो दैट वो गलत रास्ते में ना जाएं, राहुल गांधी की तरह मस्ती करते हुए बैंकॉक ना पहुंच जाएं। तो ये वाला काम जो है वो बाहर ना करें तो अच्छा है। बाकी मर्जी पेरेंट्स की है कि अभी वो आगे जाके क्या करेंगे। दूसरा, एक गुजारिश भी है मोदी जी से कि मोदी जी, 5 लाख करोड़ रुपए हर साल छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर हम इसी का टोटल देखें, आपके पिछले 10 सालों में कितना पैसा आपकी गवर्नमेंट के होते होते बाहर चला गया है, अगर यही भारत में लग गया होता, आज गली गली में यूनिवर्सिटीज खुल सकती थी। आई होप मोदी जी, आप, मुझे पता है मेरी वीडियोस को बड़े गौर से सुनते हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणियां, जो हमने सजेशंस आपको संजीव जी के थ्रू मिली हैं या भेजी हैं, उसमें से कई चीजें आपने इंप्लीमेंट कर दी। होपफुली आप इस वीडियो के बाद भी कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और भारत में ही बैठकर वो पढ़ सके। सर आपका क्लोजिंग कमेंट। सर सुमित जी, क्लोजिंग कमेंट देने से पहले मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये 2-3 स्टेट्स का मैं नाम लूंगा जहां से बच्चे वहां पे जो गए हैं, वो सबसे ज्यादा डेथ उन स्टेट्स के बच्चों की हुई है। जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, सबसे ऊपर लिस्ट करना नाम आपका पंजाब का आता है। तो पंजाब के बच्चों की सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का आता है। उत्तर प्रदेश के बच्चे का दूसरे नंबर पे लिस्ट पे नाम है जिनकी डेथ्स हुई हैं। फिर हरियाणा का आता है, उसके बाद बिहार का आता है, फिर ऑल ओवर इंडिया के जितनी बाकी स्टेट्स का है मिला के है आंकड़े, वो आंकड़े पूरे होते हैं। तो कम से कम पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के माँ बाप तो कम से कम इसके बारे में सीरियस सोचें कि उनके स्टेट्स पे से जो बच्चे जा रहे हैं, वो मैक्सिमम डेथ उन्हीं स्टेट्स के बच्चे की हो रही है। तो वो किस बिना छानबीन करे अगर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो उनको आज से इस बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा कि पूरी छानबीन करें, अपने बच्चों को मेंटली ट्रेन करें, उनको उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें कि भैया आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपका मकसद क्या है। क्या आपने उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व होना है? क्या आपने इंटर कास्ट रेवलरी में इन्वॉल्व होना है? क्या आपने ड्रग्स में इन्वॉल्व होना है? क्या आपने गाड़ी वगैरह ढंग से नहीं चलानी, आपने एक्सीडेंट्स करवाने हैं, ये करने? तो मतलब उनको पहले से प्रिपेयर करें। अगर जिस चीज में वो वीक है, अगर ड्राइविंग में वीक है, तो उनको पहले प्रॉपर ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिलवाई। यहाँ पे भी बाहर की कंट्री में गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। और फिर वहां पे ड्रग अब्यूज से दूर रखने के लिए आप उनको मेंटली टफ बनाइए कि भैया इस काम में पड़ेगा तो अपनी जिंदगी पूरी के लिए बर्बाद कर देगा। तो जिस मकसद से गया वो मकसद तो फिर पूरा हो ही नहीं पाएगा। हमारी जिंदगी की कमाई जो है सब बेकार चली जाएगी। और मतलब बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसमें उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको काउंसलिंग करी जा सकती है। तो पहले किसी भी बच्चे को बाहर भेजने से पूरी उसकी काउंसलिंग करें, पूरे उसका छानबीन करें और उसको बैठ कर बातचीत करें और उसको समझाएं कि इतना पैसा तेरे लिए हम जो खर्च रहे हैं, वो इस वजह से खर्चे कि वो अपनी जिंदगी संवार सके, अच्छी एजुकेशन ले सके, अपना अच्छा कैरियर बना सके।
तो ये कहीं ना कहीं मैं माँ बाप को पे पूरा दामोदार डालता हूँ कि भैया बच्चों को भेजने से पहले कम से कम आप उनको उनका उनके उनके बारे में पूरा उनको ट्रेन करें, उनके साथ बैठ के पूरे तरीके से पूरा आंकलन करें कि बाहर भेज के उनको करना क्या है। अगर वो काम आप पहले से करके भेजते हैं तो ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है जिनके साथ माँ बाप पहले बैठ के बातचीत करते हैं, वो बच्चे बिगड़ते नहीं है, वो उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका उनको जो मकसद होता है वो पूरा होता है फिर। सर मैं लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बड़ा ही मेरी काउंसलिंग करी थी मुझे बाहर भेजने से पहले कि बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो, ये जो बाकी मस्ती है ये तुम पूरी लाइफ कर सकते हो, और अभी तुम पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ो ही, और उसका असर भी होता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। मैं थोड़ा सा जल्दी से सुन लेता हूँ, और तो आपको पता है बोलने की मुझे आदत थोड़ी सी कम है, तो बिल्कुल, इसलिए मैं वो फर्क। एक चीज और ऐड करना जाऊंगा। मेरा बेटा मैं अपने बेटे को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, जो कि मेरे घर से लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर है। और वहां पे वो 5 साल रहा, उसने पढ़ाई करी। मगर हमने दोनों माँ बाप ने भी मेक श्योर कि हम जाने से पहले हमने उससे पूरे बैठ के बातचीत करी, उससे पूरा डिस्कस करा कि भैया आपका मकसद क्या है। और क्योंकि वो हमारे पास बीच बीच में कभी आ सकता था, दूसरे देश में नहीं था, अपने ही देश में था, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम बना रहा। प्लस उस शहर में हम बीच बीच में जा भी सके, कभी कभी बीच में हम तो साल में एक आध बार मेरे या मेरी वाइफ से कोई एक बार जाके मिल भी आता था उनसे। प्लस साथ में हमने हम्म। अब हमारे कुछ सपोर्ट सिस्टम के लोग उस शहर के अंदर थे, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में से थे, उनसे भी हमने सपोर्ट ली कि भैया हमारे बच्चे को अगर कोई दुख तकलीफ होती, कुछ होता, तो हमें 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 उस टाइम पे उनकी मदद चाहिए होगी। तो हमने उस तरीके से हमने पूरी अपने बच्चे को कंट्रोल में रख पाए। और टचवुड हमारे बेटे को किसी भी किस्म की कोई गलत आदत नहीं लगी, ना तब लगी ना आज लगी हुई है। तो वो पूरा उसको समझ रहा था कि जिंदगी की अहमियत क्या है, उसका मकसद क्या लाइफ में, पढ़ाई क्यों क्यों कर रहा है। वो सारी चीजें उसके दिमाग में पहले से ही क्लियर थी। और वो ऐसे बच्चे फिर जिंदगी में भटक नहीं पाते, चाहे कितने भी बड़े चैलेंजेस उनके सामने क्यों ना आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। होपफुली हमारे जो पेरेंट्स हैं बाकी के, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आप भी कुछ पहले स्टडी कीजिए कि कौन सी कंट्री सेफ है बच्चों को भेजने के लिए। पूरा दुनिया आज रेडिकलाइज है, हर जगह पे युद्ध का माहौल है। एंड इज इट सेफ टू सेंड आवर किड्स अब्रॉड? प्लीज स्टडी योरसेल्फ। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तभी भेजें, वरना भारत में भी कोई कमी नहीं है। थैंक यू सर, बहुत डिटेल में आपने डिस्कशन किया है। अगली बार दोबारा से ऐसे कोई मुद्दा जो हमारी सोसाइटी के लिए जरूरी होगा, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।